अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम असद ख़ान है और सेकंड ईयर फ़िज़िक्स की इस छठी वीडियो में जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हीट इंजन को समझेंगे। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास दो साइंटिस्ट की दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स मतलब दो स्टेटमेंट्स आती हैं और हम उनको देखेंगे, फिर उनको उनकी इक्विवेलेंसी पे हम जो है वो उसको समझेंगे। उसके बाद हम कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें उसकी एफिशिएंसी वगैरह के फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे। और उसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंट्रोपी, हम उसको देखेंगे और उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करेंगे। और इंशाल्लाह इस वीडियो में हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी थ्योरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने पढ़ना था। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हीट इंजन का, पहले उसको समझ लेते हैं। तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। इसमें जो इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो तीन हैं। पहला इसमें हॉट बॉडी होता है, हॉट बॉडी रिजर्वॉयर। हॉट बॉडी यानी कि जो कि हायर टेम्परेचर पे हो और जहाँ जो कि हीट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता है। दूसरा इसमें वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि हीट को एक्सचेंज करता है और वर्क करता है। हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के दरमियान हीट को एक्सचेंज करने में, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और जो इसमें तीसरा कंपोनेंट होता है वो कोल्ड बॉडी होता है जो कि लोअर टेम्परेचर पे होता है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, हीट इंजन किस तरह से काम करता है। इसमें जो हॉट बॉडी होती है वहाँ से उस हॉट बॉडी से वर्किंग फ्लूइड जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, या हॉट बॉडी उस वर्किंग फ्लूइड में कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करती है, जिसे Q1 से इंडिकेट करते हैं। वो हीट लेके जो है वो वर्किंग फ्लूइड जाता है टुवर्ड्स कूलर रिजर्वायर, लेकिन उस दौरान में बीच में वो वर्क करता है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क, उस यानी कि जो एनर्जी उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है हॉट बॉडी से, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो इस्तेमाल करता है और उससे वर्क करता है, मैकेनिकल वर्क जनरेट करता है। बाकी जो पोर्शन उस अमाउंट ऑफ हीट का बचता है वो वर्किंग फ्लूइड जाके कोल्ड बॉडी में उसको रिजेक्ट कर देता है, जिससे हम Q2 से इंडिकेट करते हैं। कोल्ड बॉडी जो है वो लोअर टेम्परेचर पे होती है, हॉट बॉडी जो है वो हायर टेम्परेचर पे होती है, और वर्किंग फ्लूइड इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान जो है वो अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये हीट इंजन की वर्किंग है। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की रोशनी में देखें तो वो प्रोसेसेस जो है वो वैलिडेट हो रहे होते हैं और वो पॉसिबल नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जो है वो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो जो कि नेचुरली अकर नहीं हो रहे होते, बावजूद इसके कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वैलिडेट कर रहे हों। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि नेचुरली अकर कर सकते हैं या जो कि एक्चुअली पॉसिबल हैं कि वो हो सके। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमें प्रोसेसेस की डायरेक्शन बताता है कि कोई प्रोसेस किस डायरेक्शन में हो सकता है। बेसिकली प्रोसेसेस दो किस्म के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शंस में हो सकते हैं। यानी कि एक प्रोसेस जो कि हुआ, उसने एक हमारे पास इनपुट्स थे, वो एक प्रोसेस के तहत वो आउटपुट बने। अगर वो हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर दें और आउटपुट से दोबारा वापस उतना ही इनपुट जनरेट कर सकें तो ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहलाते हैं। लेकिन सारे प्रोसेसेस जो है वो ऐसे नहीं होते कि जिनको हम रिवर्स कर सकें। मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है जो कि इनिशियली जो है वो गर्म है। ठीक है, मैं उसमें चम्मच या कोई स्टिरर डाल के उसको जो है वो हिलाता हूँ जिससे वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो मैंने जब उस पर मैकेनिकल वर्क किया तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सराउंडिंग में रिलीज़ कर दी। ठीक है, अब ये प्रोसेस तो नेचुरली पॉसिबल है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये जो है वो बैलेंस हो जाता है या उसमें वैलिडेट होता है। ठीक है,
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो है वो ये भी मतलब ये प्रोसेस भी पॉसिबल है कि मैं उसको हीट अमाउंट सप्लाई, उतना ही अमाउंट की हीट सप्लाई करूं तो उसको चाहिए कि वो उतना ही वर्क जनरेट करे, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस नेचुरली नहीं होता, और अगर मैं उस लिक्विड को दोबारा वो अमाउंट ऑफ हीट दूं जो उसने सराउंडिंग में रिलीज़ किया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो चमचा खुद ब खुद जो है वो हिलना शुरू हो जाए या चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं होते, तो वो उनके बारे में जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें बताता है। तो ऐसे प्रोसेसेस जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वैलिडेट नहीं करते, वो प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं होते। तो कोई भी प्रोसेस जो एक्चुअली पॉसिबल है वो बेसिकली दोनों यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों को अगर वैलिडेट करेगा एक साथ, तो फिर वो पॉसिबल है, अदरवाइज़ वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास दो स्टेटमेंट आती हैं दो डिफरेंट साइंटिस्ट की तरफ से। पहली स्टेटमेंट केल्विन की तरफ से आती है। केल्विन जो कि हीट इंजन की तरफ उसकी ज़्यादा वर्किंग थी, तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे ये थोड़ी मुश्किल से स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा कि हीट इंजन में हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो केल्विन ने यही कहा था कि कोई ऐसा हीट इंजन नहीं हो सकता जो कि सिर्फ 2 कंपोनेंट्स पर काम कर जाए, यानी कि जिसमें सिर्फ हॉट बॉडी हो और वर्क हो रहा हो, कोई कोल्ड बॉडी ना हो, ठीक है। तो ऐसा हीट इंजन उसने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है कि जो हॉट बॉडी से अमाउंट ऑफ हीट ले और वो सारी की सारी जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। कोई ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हॉट बॉडी से एब्जॉर्ब करे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसको हम आगे जाके एक और इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि 100% एफिशिएंट इंजन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि जितनी की जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दे। 100% एफिशिएंसी वाला इंजन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। जो हीट इंजन है वो जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है उसमें से सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्क करने में इस्तेमाल करता है, बाकी उसको लाजमी रिजेक्ट करनी होती है, अदरवाइज़ उसका जो ऑपरेशन है उसकी वर्किंग है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास आती है क्लॉजियस की तरफ से। क्लॉजियस क्योंकि रेफ्रिजरेशन साइड पे ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो उसकी स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है, और वो ये कहता है कि आप जो है वो वर्क किए बगैर किसी कोल्ड बॉडी से हीट लेके किसी हॉट बॉडी में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, ठीक है। आप जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट फ्लो नहीं करवा सकते विदाउट एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क किए बगैर ये चीज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है कि हॉट बॉडी से हीट फ्लो करती है कोल्ड बॉडी की तरफ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन अगर आपने कोल्ड बॉडी से हीट निकाल के उसे हॉट बॉडी में फेंकनी है, हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, ठीक है। ये नेचुरली प्रोसेस नहीं हो सकता। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो है अपेरेंटली तो डिफरेंट लगती हैं, लेकिन ये एक ही तरफ जो है वो एक ही डायरेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। तो इनकी यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, तो इनकी इक्विवेलेंसी हम जो है वो अब वैलिडेट करने जा रहे हैं, उसको इंडोर्स करने जा रहे हैं। तो अब अगर दो स्टेटमेंट्स वैलिड होती हैं तो इसको वैलिडेट करने का एक तरीका ये है कि अगर हम किसी एक स्टेटमेंट को फॉल्स मान लें तो दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो हम इसी तरह से इन दोनों स्टेटमेंट्स की इक्विवेलेंसी को जो है वो इंडोर्स करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो हम इसमें ये मानते हैं कि जो केल्विन ने कहा था वो गलत कहा था, और हम एक ऐसा इंजन बना सकते हैं हीट इंजन जो कि सिर्फ हॉट बॉडी से हीट ले और वो सारी की सारी जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। वो चीज़ जो है वो इस वाली फिगर में इन्होंने दिखाई हुई है। हमारे पास एक ऐसा हीट इंजन है जो कि हॉट बॉडी से हीट ले रहा है, लेकिन कोई भी हीट जो है वो कोल्ड बॉडी में रिजेक्ट नहीं कर रहा, और वो पूरी की पूरी हीट जो है वो वर्क करने में इस्तेमाल हो रही है। अब ये जो हमारे पास हीट इंजन है इसे हमने लगाया है एक रेफ्रिजरेटर के साथ, और इससे हम अब जो है वो रेफ्रिजरेटर चलाने जा रहे हैं। तो अब अगर मैं देखूं तो हीट इंजन जो है वो जो अमाउंट ऑफ वर्क रेफ्रिजरेटर में इंसर्ट कर रहा है वो W जो है वो बेसिकली Q1 के बराबर है, क्योंकि कोई अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास आ रहा है Q1, और उस वर्क के नतीजे में रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है कि वो जो कोल्ड बॉडी है वहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ये इन्होंने यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये Q1 नहीं होगा, ये Q2 होगा।
तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से एब्जॉर्ब करके, कोल्ड बॉडी जो कि टेम्परेचर T2 पे है वहाँ से वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब यहाँ से हीट आ रही है Q2 और जो हीट इंजन की तरफ से जो हीट आ रही है वो Q1, तो जो वो हॉट बॉडी में फेंक रहा होगा वो ऑब्वियसली Q1 प्लस Q2 के बराबर होगी, यानी कि इन दोनों का सम होगा। ठीक है, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। तो वो उतनी हीट जो है वो हॉट रिजर्वायर में भेज रहा है जो कि हाई टेम्परेचर पे है T1 पे। अब अगर मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को अगर मैं गौर करूँ तो बेसिकली जो है वो जो Q1 था वो तो उसी हॉट बॉडी से निकला था, तो वो तो उसमें वापस चला गया। तो अगर मैं इसका नेट इफ़ेक्ट देखूँ तो जो रेफ्रिजरेटर है उसने बेसिकली कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं की और वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है उसने कोल्ड बॉडी से निकाल के हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, जो Q1 थी वो तो हॉट बॉडी से ही निकली थी, उसी में वापस चली गई। तो इसका मतलब रेफ्रिजरेटर ने तो कोई वर्क ही इस्तेमाल नहीं किया और उसने विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क उसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से निकाल के उसको हॉट बॉडी में फेंक दिया। तो ये जो है वो नफ़ी हो जाती है क्लॉजेस स्टेटमेंट की। तो हमने इसमें फिर हमने ये देखा कि अगर हम केल्विन स्टेटमेंट को गलत समझते हैं, गलत साबित करते हैं, तो उससे क्लॉजेस स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली गलत प्रूफ हो जाती है। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशंस जो है वो इक्विवेलेंट हैं। तो ये इस तरह से हमने ये जो है वो इसकी इस तरह से हम इन दोनों की इक्विवेलेंसी को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस जो है वो इक्विवेलेंट हैं और ये एक ही चीज़ को इंडिकेट करती हैं, बस अपेरेंटली और वर्डिंग वाइज ये डिफरेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी में फिर हमने केल्विन की वो हम वैसे पहले देख भी चुके हैं। तो केल्विन की एक और स्टेटमेंट जो यहाँ से निकलती है वो ये निकलती है कि हम कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो कि 100% एफिशिएंट हो, जो कि सारी की सारी हीट जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसे वो वर्क में कन्वर्ट कर सके विदाउट रिजेक्टिंग एनी अमाउंट ऑफ हीट टू द कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इन्होंने एक कारनोट इंजन को डिफ़ाइन किया हुआ है। कारनोट, सादी कारनोट एक फ़्रेंच इंजीनियर था जिसने ये इंजन जो है ये ठीक है, सादी कारनोट एक फ़्रेंच इंजीनियर था जिसने इस इंजन को डिज़ाइन किया था और इसी के नाम पे ये कारनोट इंजन कहलाता है। तो कारनोट इंजन बेसिकली ये हाईली एफिशिएंट इंजन है जो कि मतलब आइडियली पॉसिबल हो सकता है। कोई भी ऐसा इंजन नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कारनोट इंजन से ज़्यादा हो। ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है जो कोई भी इंजन जो है वो अटेन कर सकता है। ठीक है, अब कारनोट इंजन में बेसिकली वही जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को समझने के लिए जो सिस्टम कंसिडर किया था, हमारे पास इसमें वही सिस्टम है। एक कंटेनर है जिसकी वॉल्स और जो एक कंटेनर है जिसमें गैस के कुछ नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास मौजूद हैं और वो गैस जो है वो पैक हुई हुई है एक मूवेबल पिस्टन से। और उस मूवेबल पिस्टन के ऊपर जो है वो कुछ एडिशनल वेट्स पड़े हैं जो कि उसके प्रेशर जो कि उसमें जो प्रेशर को ऐड कर रहे हैं। और इस सिलेंडर की जो बेस है वो टोटली जो है वो हीट कंडक्टिव है। जो उसकी जो सिलेंडर की जो बेस है वो हीट कंडक्टिव है, जो कि इसकी जो वॉल्स हैं और जो पिस्टन जो इसको पैक कर रहा है वो नॉन कंडक्टिंग है, वो इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, और ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो रेज़र्वॉयर हैं। एक जो हॉट टेम्परेचर पे है, जो ज़्यादा टेम्परेचर पे है, हॉट बॉडी रेज़र्वॉयर है विथ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, और एक कोल्ड बॉडी रेज़र्वॉयर है, उसकी भी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट है। अब इसमें हमारे पास इनिशियली जो गैस है वो पॉइंट ए पे मौजूद है जहाँ पे उसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। हम क्या करते हैं, जो मूवेबल पिस्टन है उसके ऊपर से कुछ वेट्स को हम जो है वो ग्रेजुअली और स्लोली जो है वो हम उसको कम करना शुरू करते हैं और हमने इस सिलेंडर को रखा हुआ है हॉट बॉडी रिजर्वायर पे। जब पॉइंट ए था तो गैस जो अंदर मौजूद थी उस सिलेंडर के अंदर उसका टेम्परेचर T1 था और हमने जिस रिजर्वायर के ऊपर उसको रखा हुआ था उसका टेम्परेचर भी T1 था। अब जब हम मूवेबल पिस्टन के ऊपर से कुछ वेट्स को कम करेंगे स्लोली और ग्रेजुअली, तो जैसे जैसे हम वेट्स को कम कर रहे होंगे तो गैस जो है वो एक्सपेंड होगी
जब वो एक्सपेंड होगी तो वो कूल डाउन होगी। तो जैसे ही उसका टेम्परेचर T1 से नीचे की तरफ जाएगा तो हॉट रेजर्वायर से फ़ौरन जो है वो अमाउंट ऑफ फ़ौरन जो है वो हीट सप्लाई होगी इस गैस को, और यहाँ तक कि उसका टेम्परेचर दोबारा से वापस T1 तक ना पहुँच जाए। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आइसोथर्मली हम जो है वो इसको एक्सपेंड कराएंगे गैस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट बी पे जब वो गैस पहुंचेगी तो उसका जो प्रेशर होगा वो P2 हो जाएगा, उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा, और टेम्परेचर क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस था तो टेम्परेचर सेम ही रहेगा, और टेम्परेचर उसका होगा T1। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान जो हॉट बॉडी ने उसको जितनी हीट सप्लाई की है वो Q1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये होगा कि हम इस कंटेनर को उठा के अब एक परफेक्ट इंसुलेटर पे उसकी बेस को हम रख देंगे। तो अब इस तरह ये हुआ कि उसकी बेस भी जो है वह परफेक्ट इंसुलेटर हो गई है। ठीक है, अब उसकी बेस से भी हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद हमने मज़ीद जो वो पिस्टन के ऊपर से वेट्स को जो है वो हटाना शुरू किया। अब जब पिस्टन के ऊपर से वेट्स हटेंगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा और वो गैस कूल डाउन होगी, और अब क्योंकि हीट सप्लाई नहीं हो रही तो उसका टेम्परेचर भी T1 से कम होकर T2 हो जाएगा। जब वो पॉइंट C तक एक्सपेंड हो जाएगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो T1 से ड्रॉप होकर T2 पे हो जाएगा। तो पहले A to B हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, जो इसका पहला प्रोसेस था इस साइकिल का, और फिर B से C तक हमने जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की है, जो इसका दूसरा प्रोसेस है। जब गैस C पे पहुंच जाएगी तो हम इसको इस सिलेंडर को उठा के अब कोल्ड रिजर्वायर पे रख देंगे जिसका टेम्परेचर है T2, और फिर हम ये करेंगे जो पिस्टन है उस पर वेट्स को ग्रेजुअली और स्लोली जो है वो बढ़ाना शुरू कर देंगे, जिससे पिस्टन का प्रेशर बढ़ेगा और गैस का वॉल्यूम जो है वो, या गैस जो है वो कंप्रेस होना शुरू होगी और गैस का वॉल्यूम कम होना शुरू होगा। अब जब गैस कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर T2 से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर T2 से बढ़ेगा वो फ़ौरन से हीट सप्लाई कर देगा कोल्ड रेजर्वायर में, यहाँ तक कि उसका टेम्परेचर वापस T2 पे मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो ये हम उस वक्त तक इस गैस को इस तरह से कंप्रेस करेंगे जब तक कि उसका वॉल्यूम पॉइंट डी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, जब वो गैस पॉइंट डी तक पहुंचेगी तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा V4 इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे ये गलती की हुई है, यहाँ पे ये P3, एक सेकेंड, अच्छा ये जो है वो P3 V3 और T2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सही है। ठीक है, तो जब वो पॉइंट डी पर पहुंचेगी तो उसका प्रेशर जो है वो P4 हो जाएगा, उसका वॉल्यूम V4 हो जाएगा, और क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है इसमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो वो उसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। अच्छा, इस कंप्रेशन के दौरान उसने जो अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र की है वो Q2 के बराबर है। अब हमने क्या किया कि हमने उस सिलेंडर को उठा के दोबारा से एक परफेक्ट इंसुलेटर पे रख दिया है, तो अब उसकी बेस से दोबारा जो है वो फिर वही हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब डी से जो है वो हमने उसको फिर उस जो हम कंप्रेस कर रहे थे हमने उसको कंटिन्यू रखा है, अब वो एक इंसुलेटर के ऊपर पड़ी हुई है। अब जब हम पिस्टन पे वेट्स बढ़ा रहे होंगे और उसका वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो T2 से बढ़ेगा, यहाँ तक कि वो T1 पे पहुँच जाएगा और उसका वॉल्यूम जो है वो V1 हो जाएगा और उसका प्रेशर जो है वो P1 वापस P1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपनी जो इनिशियल स्टेट थी A वो उस पर वापस पहुँच जाएगी, और इस तरह से हमारे पास ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास A to B जो था वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, B to C एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, फिर C to D आइसोथर्मल कंप्रेशन था, और फिर D to A एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इन 4 डिफरेंट प्रोसेसेस से मिल के हमारे पास ये कार्नोट साइकिल आती है, और इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है वो एफिशिएंसी देख लेते हैं। अब इसमें इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में वर्किंग फ्लूइड ने जो अमाउंट ऑफ हीट हॉट बॉडी से एब्ज़ॉर्ब की वो Q1 थी, जो उसने कोल्ड बॉडी में रिलीज़ की, रिजेक्ट की, वो Q2 थी। तो जैसा कि हमने देखा कि जो वर्क होता है वो इन दोनों एनर्जीज़ के डिफरेंस के बराबर होता है। जो एनर्जी इनमें से बच गई वो उसने मैकेनिकल वर्क में लगाई। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि
हमने कितना इनपुट दिया और उसके नतीजे में हमें क्या आउटपुट मिला। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था वो मैकेनिकल वर्क था, क्योंकि हीट इंजन से हमें हीट को कन्वर्ट करना होता है मैकेनिकल वर्क में। तो हमारा जो आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट होता है, डिज़ायर्ड आउटपुट होता है, वो मैकेनिकल वर्क होता है। तो यहाँ पे आ गया मैकेनिकल वर्क, और हमने इसको सप्लाई क्या किया था, हमने इसको कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया था, वो Q1 था। तो W डिवाइड बाई Q1 आ गया। अब ऊपर हमने देखा कि W बराबर है Q1 माइनस Q2 के, तो उसकी वैल्यू उठा के हमने इधर यहाँ पे रख दी है। Q1 को जब दोनों टर्म्स के नीचे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, और पहली टर्म में हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, जो Q1 है वो दूसरी टर्म के नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये उसकी कारनोट इंजन की एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब इसमें जो है वो कारनोट ने ये बताया था कि जो रेशो है Q2 अपॉन Q1 ये बराबर होता है टेम्परेचर्स के रेशो के, यानी कि T2 अपॉन T1 के। जो Q2 अपॉन Q1 यानी कि हीट्स का जो रेशो है वो टेम्परेचर्स के रेशो के बराबर होता है कारनोट इंजन के साइकिल के लिए। ये जो थर्मोडायनामिक साइकिल है इसमें Q2 अपॉन Q1 जो है वो T2 अपॉन T1 के बराबर होता है। तो हम जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने ऊपर ड्राइव किया है, हम उसमें जो है वो अमाउंट ऑफ ये जो हीट्स का जो रेशो है इसको टेम्परेचर्स के रेशो से भी रिप्लेस कर सकते हैं। टेम्परेचर्स के रेशो से रिप्लेस करने में ये कि हमें टेम्परेचर को डिटरमिन करना ज़्यादा आसान होता है बजाय अमाउंट्स ऑफ हीट के। तो ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर्स की रेशो की फॉर्म में हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब इधर से हमें ये पता चलता है कि अगर कारनोट इंजन है तो उसकी एफिशिएंसी जो है अगर हमें बढ़ानी है तो हमें जो टेम्परेचर्स का डिफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि T2 T1 के मुकाबले में जितना कम होगा उतनी ही एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी, या T1 T2 के मुकाबले में जितना ज़्यादा होगा उसकी जो इंजन की एफिशिएंसी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये रेशो जो है वो T2 अपॉन T1 का जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा उसकी इंजन की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। एग्जाम्पल 11.8 को देख लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि कारनोट इंजन की एफिशिएंसी बता दें जो कि इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान वर्क कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। एक टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो हायर टेम्परेचर है T1 वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो लोअर टेम्परेचर है T2 वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो टेम्परेचर्स हमें दिए हुए हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं। ये ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें टेम्परेचर्स जो है वो केल्विन में पुट करने होते हैं। तो इनको सबसे पहले हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिंपल हमने इसको जो है वो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रख दिया है, जिससे हमारे पास एफिशिएंसी जो आ रही है वो 23.6% इसकी एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला जो इंजन है वो जो हमें जो अमाउंट ऑफ हीट वो सप्लाई कर रहा है उसमें से उसका सिर्फ 23.6% का जो पोर्शन है वो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, और बाकी जो कुछ भी 100% में से बच रहा है वो सारा का सारा वो रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेसिकली हमारे पास एनर्जीज़ की क्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर जो मैकेनिकल वर्क है या जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो हाई क्वालिटी एनर्जी होती है, क्योंकि वो जो है वो हीट एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है तो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन जो हीट है वो बेसिकली लो क्वालिटी की एनर्जी कहलाती है, क्योंकि जब वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है या जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है उसको, तो वो उसमें रिजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इसलिए जब वो हीट जो है वो लो क्वालिटी की एनर्जी कहलाती है, और जो वर्क है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हाई क्वालिटी की एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, तो एनर्जीज़ में भी जो क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से हमारे पास आता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, एंट्रोपी पे। एंट्रोपी जो है वो बेसिकली सिस्टम की डिसऑर्डरनेस का नाम होता है। सिस्टम के अगर मतलब सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस पाया जाता है ये एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास एक बॉक्स है
और उसमें मैंने जो है वो डिफरेंट कलर्स की जो बॉल्स हैं उनकी लेयर्स जो है वो उसमें बना दिए। मतलब बॉक्स में मैंने सबसे नीचे जो है वो जो ब्लैक कलर की बॉल्स रखी हैं तो उनकी एक लेयर आ गई है। उसके ऊपर सपोज़ कर लें कि हमने रेड कलर की बॉल्स की एक लेयर बिछा दी है, और उसके ऊपर जो है वो हमने एक और डिफरेंट कलर ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन कलर की जो है वो बॉल्स हमने उसके ऊपर उसकी लेयर बिछा दी है। और बॉक्स जो है वो आधा एम्प्टी है। तो अब मैं उस बॉक्स को अगर बंद करके अब मैं उसको, अभी वो ऑर्गेनाइज स्टेट में है, ऑर्डर्ड स्टेट में है। अब अगर मैं उस बॉक्स को हिलाता हूँ तो ऑब्वियसली बॉल्स जो है वो जो जिस ऑर्डर में वो थी अब वो उस ऑर्डर में नहीं रही होंगी और वो डिस्टर्ब हो चुकी होंगी। ठीक है। अब मैं उसको उस बॉक्स को जितना भी हिला लूँ, मैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो वापस से उस लेयर फॉर्म में आ जाए। ठीक है। तो जो डिसऑर्डरनेस होती है किसी भी सिस्टम में, वो हमेशा जो है वो या तो इंक्रीज़ होती है या फिर वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। कम कभी भी नहीं होती। ठीक है। किसी भी प्रोसेस के नतीजे में जो सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस होती है वो या तो कांस्टेंट या तो उतनी ही रहती है या फिर बढ़ती है, कम नहीं होती। तो यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट जो है वो एंट्रोपी का है। एंट्रोपी जो है वो जब भी किसी सिस्टम पे कोई प्रोसेस होता है तो उसकी एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या फिर वो बढ़ती है। और एंट्रोपी क्या है? वो सिस्टम की डिसऑर्डरनेस है। सिस्टम में जो आ, मतलब बेतरतीबी जो है उसको एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है। और एक और इसमें जो नॉर्मल जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसकी एंट्रोपी लाजमी इंक्रीज़ होती है। ठीक है। तो इसकी एक स्टेटमेंट जो है वो इधर लिखी हुई है, व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ चेंज। जब भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई चेंज होता है, यानी कि जब वो किसी प्रोसेस से गुज़रता है, तो सिस्टम के जो डिसऑर्डर है या जो उसकी एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट इसकी एंट्रोपी की फॉर्म में यही लिखी हुई है कि जब किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई चेंज होता है, यानी कि जब वो किसी प्रोसेस से गुज़रता है, तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो या तो कांस्टेंट रहती है या फिर इंक्रीज़ होती है। तो ये भी जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही एक मतलब एक तीसरी स्टेटमेंट आ जाती है एंट्रोपी की टर्म्स में। ये बेसिकली ये भी जैसा कि मैंने कहा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें डायरेक्शन कंफर्म करता है कि किस डायरेक्शन में कोई प्रोसेस पॉसिबल है। तो प्रोसेस जो है वो सिर्फ वही अकर हो सकते हैं नेचुरली जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही हो या कांस्टेंट हो। ठीक है। ऐसे प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही हो वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं हो सकते। ठीक है। और चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डेल्टा क्यू अपॉन टी। ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी सिस्टम में अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो रही है तो उस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड को जब हम डिवाइड करते हैं उस टेम्परेचर से इन केल्विन, तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी आता है। ठीक है। अब अगर हीट का चेंज नेगेटिव होगा, यानी कि अगर हीट रिमूव की जाएगी किसी बॉडी से, तो एंट्रोपी का जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मतलब टोटल जो ओवरऑल जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा या तो कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी। ठीक है। और इस फॉर्मूले से हमारे पास एंट्रोपी का यूनिट आ जाता है जूल्स पर केल्विन। ठीक है। एंट्रोपी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास जूल्स पर केल्विन होता है। तो ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 आज इस वीडियो में ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम जो है वो इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।